हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमदेव और आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ। देखिएगा बेटा, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये जो चैप्टर है ये आपका यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट जो फर्स्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट से लिया गया है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पर चैप्टर में डिवाइड हुई है। ठीक है, एक आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और जो दूसरा पार्ट है बेटा वो आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यूनिट आपकी जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्जेस को रेस्ट में रखकर उनकी स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग लिखिएगा बेटा, सभी कॉपी और पेन उठा लीजिएगा और सभी अपना जो है हेडिंग नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिएगा यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, लिख लिया? ओके, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स etc due to which the different objects exert electric force on each other। एक बार फिर बताऊंगा बेटा, दोबारा सुनिएगा। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, ये हमारे इलेक्ट्रिक जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ड्यू टू विच द डिफरेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। और वो आपका डिफरेंट फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो कौन से टाइप का फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एज द मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द सेम वे चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इसके बाद देखिएगा चार्ज जो है बेटा उसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। जो चार्ज है बेटा उसको हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है बेटा? कूलम होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू में कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? वो कूलम होती है। ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। देखिएगा बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां से Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं IT, लिखा जा सकता है क्या? तब यहां पर चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो यहां से चार्ज की जो यूनिट आती है नहीं, वो आती है एम्पियर सेकंड, को भी हम चार्ज ही कहते हैं। क्योंकि जो चार्ज है बेटा कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, और इसकी जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट ना होने के कारण हम जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं चार्ज का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तभी निकलेगा जब हमें फंडामेंटल यूनिट्स उसकी पता होगी। तो चार्ज को हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए एम्पियर सेकंड, जो कि आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इसलिए आप जो है इनको यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यहां से हम कह सकते हैं ए को हम लिखेंगे एम्पियर और सेकंड को लिखेंगे कैपिटल टी। तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AT। इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा। ये बात समझ आ गई क्या आपको? यस, क्लियर हुआ? तो यहां से इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए नोट जल्दी से। नोट्स बेहद शानदार राइटिंग में आप लोगों को बनाने हैं अपने। ओके, हो गया नोट? इसके बाद देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब बेसिकली जो चार्ज है बेटा वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। ये दो टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप के चार्जेस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक लेते हैं लाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज कौन से होते हैं? जैसे लाइक चार्जेस कौन से होंगे बेटा? जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो दोनों ही चार्ज आपके कैसे हो? पॉजिटिव नेचर के हो, या दोनों ही चार्ज आपके कैसे हो? नेगेटिव नेचर के हो। तो इनको हम लाइक चार्जेस कहते हैं। और इनके लिए कंडीशन क्या है कि आर रिपेल ईच अदर, ये बेटा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि हम यदि यहाँ पर ध्यान से देखें डायग्राम इनका, एक हमने +Q1 चार्ज लिया है, दूसरा हमने +Q2 चार्ज लिया है। इन दोनों के बीच यदि हम डिस्टेंस स्मॉल r रखते हैं, तब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो नेचर होगा बेटा वो रिपल्सिव नेचर होगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव, यानी कि बाहर की तरफ जो है फोर्स यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके, ये डायग्राम फर्स्ट कह लीजिएगा। एक सेकंड डायग्राम हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दो चार्ज लिए। इस बार जो चार्ज आपको लेने हैं, एक दोनों ही नेगेटिव नेचर के चार्ज लेने हैं, Q1 भी और Q2 भी। इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस आप जो है स्मॉल r रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं? स्मॉल r जो है डिस्टेंस रख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स किधर लगेगा बेटा? क्योंकि दोनों ही आपके कैसे चार्ज है? लाइक चार्जेस है। और जब दोनों ही लाइक चार्जेस है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। ये आपका जो है सेकंड डायग्राम यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है बेटा सेकंड पॉइंट, वो है आपका, सेकंड पॉइंट आपका आता है इसमें अनलाइक चार्ज। सेकंड पॉइंट क्या है? अनलाइक
चार्ज। अनलाइक चार्ज कौन से होते हैं? अनलाइक चार्जेस कह सकते हैं जिसमें आपका एक जो है पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज लिया गया हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक चार्ज कहते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं बेटा वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आया? अब इसके लिए डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जो है नेगेटिव चार्ज लिया है Q1, एक आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है Q2, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो बेटा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि फोर्स कैसा होगा? दोनों जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्शन का। क्लियर हुआ? ओके, नोट कीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देख लीजिएगा। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जब दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव नेचर का होता है, यानी कि बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। और यदि हम दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज लेते हैं उनको हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं, ठीक है। उनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग नोट करें बेटा, कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग नोट करेगा कूलॉम्स लॉ। इसके ऊपर लिख लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक कूलॉम्स लॉ, ठीक है। होता क्या है कूलॉम्स लॉ, इसको समझते हैं। सपोज दैट आपने क्या किया, यहां पर दो चार्जेस लिए, एक चार्ज हमने Q1 लिया, दूसरा चार्ज हमने Q2 लिया। इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने रखी स्मॉल r, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए बेटा। ये इसका डायग्राम रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction or repulsion acting between two stationary point charges is directly proportional. Force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges Q1 and Q2. So यहां से हम लिख सकते हैं Q1 और Q2, मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा बाहर। अब हमने इनको मोड में क्यों लिया, उसके पीछे रीजन क्या है मैं बता दूं। क्योंकि यहाँ पर यदि हम चाहे तो दोनों, अभी हम देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज आपका कैसा हो नेगेटिव और दूसरा चार्ज आपका कैसा हो पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा। इसलिए जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कूलॉम्स लॉ की, वो क्या कहते हैं? इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction or repulsion acting between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड आप जो है कह दीजिए। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अब यहां पर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं। तब यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, और यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि हम हटा देते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बेटा, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, इसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा यहाँ पर कि ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस कह सकते हैं, या फिर एयर हम कह सकते हैं, वैक्यूम भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर होती क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू इट। ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास करा देने की जो एबिलिटी होती है मीडियम की, उसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस और एयर कहते, या फिर इस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर कुछ समझने वाली अच्छी बातें हैं। सपोज दैट यहाँ पर ये कोई एक मीडियम है, हमने मान लिया एयर है, हमने क्या मान लिया? एयर कोई मीडियम है। अब इस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि हम मान कर चलते हैं कि +Q आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है बेटा उस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो किधर की तरफ जाएगी? बाहर की तरफ। ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, और ये मीडियम है, एयर से ये परमिट हो रही है, इसलिए हम इसकी जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेंगे वो क्या लेंगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर एयर ना होकर कोई मीडियम दे दिया जाए, सपोज दैट ये यहाँ पर कोई मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो है पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जो है पास हो रही है, तब इस मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी बेटा वो एप्सिलॉन m आप लेकर के चलोगे। क्या लेके चलोगे? एप्सिलॉन m। क्लियर हुआ? और उस पर्टिकुलर केस में जो कूलम्ब्स लॉ आपका होता है वो फॉर्मूला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन m आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m आ जाएगा, और चार्ज आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो हम देख रहे हैं इसके लिए चलिए मैं आपको एक प्रॉपर वे में बता ही देता हूं कि यहाँ पर जो हम चार्ज ये देख रहे हैं इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने एक मीडियम लिया बेटा, ठीक है, ये हमने कोई मीडियम लिया, और ये मीडियम आपका जो है क्या है? मीडियम हमने एयर ले लिया। क्या ले लिया? एयर। इस मीडियम में जो चार्जेस हमने कंसीडर किए वो Q1 Q2 दोनों चार्ज कंसीडर किए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही चार्ज में कि पॉजिटिव होने के कारण फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का लगेगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? हम मानकर चलते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर ये दोनों ही चार्ज रखे हुए हैं। जब मीडियम यहाँ पर एयर है, ठीक है, तब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी एयर केस में? एप्सिलॉन नॉट। और उस पर्टिकुलर केस में जो फॉर्मूला आपका होगा वो फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा बेटा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर फॉर्मूला आपका एयर के लिए F नॉट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट लिया है, तो एयर के लिए F नॉट कंसीडर कर लोगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा।
क्लियर हुआ? तो इसके लिए आप ये यहाँ पर देखोगे। और दूसरा इसके लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम लिया, इस बार क्या लिया बेटा? मीडियम। अब इस मीडियम में हमने सेम डिस्टेंसेस पर, यानी कि सेम डिस्टेंसेस क्या है? आर। सेम डिस्टेंसेस पर हमने चार्ज रखे हैं Q1 और Q2। तब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी बेटा कैसा होगा? यहाँ पर फोर्स लगा था आपका F0 हमने बोल दिया एयर के लिए, यहाँ पर मीडियम है तो फोर्स Fm। क्या लगेगा बेटा? फोर्स कितना लगेगा? Fm। यानी कि मीडियम के लिए फोर्स हमने Fm लिया है, तो जाहिर सी बात है इसके मीडियम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होगी मीडियम की वो क्या लेंगे? एप्सिलॉन m लेंगे। इसके कारण आप जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाते हैं कि Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, अब आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए जल्दी से नोट डाउन। बेटा एग्जाम के दिन नजदीक आ गए हैं तो मेहनत बढ़ा दीजिए। कोई भी स्टूडेंट लापरवाही बिल्कुल ना करे। अब चलिए, हो गया नोट? बढ़ते आप। ये देखिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? देखिएगा, कूलाम्ब लॉ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। या फिर इसको हम जो है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हेडिंग नोट करें बेटा। और अब थोड़ा ध्यान से सुने कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बोर्ड पर देखें। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? क्लियर हुआ यहां तक? एप्सिलॉन एम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले कूलाम्ब लॉ में मैंने बताया था कि यदि हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फोर्स की टर्म में फाइंड आउट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा बेटा, वी कंसीडर टू चार्जेस व्हिच आर सिचुएटेड इन एयर एट डिस्टेंस स्मॉल r. Suppose that two charges Q1 and Q2, then force
जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, एफ नॉट हमने कह दिया क्योंकि मीडियम हमने क्या लिया बेटा, एयर लिया है, ठीक है। एयर केस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। और तब यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। अब यदि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर मीडियम कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया बेटा, मीडियम, और इस मीडियम में यहाँ पर हमने सेम चार्जेस को लिया है Q1 और Q2 को, ठीक है। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, Fm, क्योंकि मीडियम के लिए जो फोर्स होगा वो Fm होगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल r हमने कंसीडर की है, जो हमने इससे पहले वाले डायग्राम में कंसीडर की थी। ये डायग्राम 1 हो गया और ये डायग्राम आपका सेकंड। इस डायग्राम सेकंड के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम के लिए एप्सिलॉन m आप कंसीडर करोगे। और तब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m और ये आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप सेकंड कह दीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपको करना क्या बेटा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, देन एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m और ये आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तब यहाँ पर 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। तब यहाँ पर एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं क्या। और इसको यदि हम इक्वेशन क्या कहते हैं, सपोज दैट हमने इसको इक्वेशन ए कह दिया, तो इक्वेशन ए से हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला बेटा, एप्सिलॉन r। तब यहाँ पर हम इसको एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये आपका बेटा एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। बात समझ में आई, सिर्फ ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला यूज करते ही आपका जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड है, उनको आप एक बार अच्छे से समझें। ये होते क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, नोट करने हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर एयर, एयर के लिए जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये पहला पॉइंट है बेटा आपका, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1, ठीक है। फॉर वाटर, ये याद होनी चाहिए बेटा आपको सारी टर्म। एप्सिलॉन r कह लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, 81। कितनी लेनी है, 81। इसके बाद फॉर मेटल, मेटल के केस में जो एप्सिलॉन r या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आप लोगे वो क्या लोगे, इन्फिनिटी। क्या लोगे, इन्फिनिटी। या फिर फॉर एनी अदर मटेरियल, एनी अदर मटेरियल या मीडिया, एनी अदर मीडिया के लिए जो वैल्यू होती है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी रखी जाती है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ सभी को। इनको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको नोट करें जल्दी से सभी। बेटा बहुत अच्छे से समझना है सभी को और अच्छे से लिखना है। चलिए हो गया होगा।
यहां तक समझ आ गया बेटा सभी को? क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके ऊपर लिख लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ लीजिए बेटा। यहां पर लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? देखिएगा ध्यान से सुनो, इधर देखो सभी बोर्ड पर। कोई भी वेक्टर है, सपोज दैट हमने वेक्टर ए कंसीडर किया है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? सो यहां पर ये जो होता है बेटा, इसको हम टेल कहते हैं। एरो का जो लास्ट का पोर्शन होता है उसको टेल, और जो फ्रंट पोर्शन होता है ये जो आप देख रहे हैं एरो, इसको हम हेड कहते हैं। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो हेड होता है वो डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है? यहां पर ये जो डिस्टेंस लेंथ है इसकी, बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए, और इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा? ए आ जाता है। सभी जानते हैं, दुनिया जानती है इसको, ठीक है? समझ में आई बात यहां तक? अब ध्यान देने वाली बात है, यदि हम ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, डिवाइड कर दें, तो यहां पर हमें एक नई टर्म मिलती है, उसको हम कहते हैं ए कैप। ये जो ए कैप देख रहे हो ना बेटा, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है? अब इस यूनिट वेक्टर की कुछ खास बातें हैं। इसमें पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि मुझे किसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट मुझे वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या कर दूंगा? ए कैप यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहां से ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? कि आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो भी डायरेक्शन दे रखी हो। अब यहां पर जो हमने लिखा है बेटा ए कैप, ये ए कैप है क्या? ए कैप है क्या? बेसिकली ए कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको ध्यान से समझिए। एक तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, the value of unit vector is always 1। जो वैल्यू होती है बेटा यूनिट वेक्टर की, वो हमेशा ही कितनी रहती है? 1 होती है, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is always in the direction of given vector।
इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर दिया गया है उसी डायरेक्शन में हमेशा यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका ये वेक्टर इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा ए कैप जो जाएगा वो भी आपका किधर जाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बेटा हम 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये पॉइंट हमने ओ कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? ओ। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप जो है क्या लोगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस पर, आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप, जेड एक्सिस पर के कैप जो है यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर आपको क्या करना है, दो चार्ज कंसीडर करने हैं। हमने यहां पर दो चार्ज कंसीडर कर लिए। एक चार्ज हमने मान लिया बेटा Q1 और दूसरा चार्ज हमने मान लिया Q2। ओ पॉइंट से इस चार्ज Q1 को हमने जिससे मिलाया ये कहलाता है बेटा पोजीशन वेक्टर R1। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बोर्ड से ध्यान हटना नहीं चाहिए आपका। ध्यान बोर्ड से हटा और इधर ये टॉपिक साफ, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद ओ पॉइंट से हमें क्या करना है, इस चार्ज को मिला देना है। तो ये जो वेक्टर बनता है इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, R2 वेक्टर। ये जो चार्ज है Q1 Q2 इन दोनों को मिला दिया हमने। ये जो R देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, इनको ना थोड़ा आगे बढ़ा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, इस चार्ज Q2 के कारण चार्ज Q1 पर, चार्ज Q2 के कारण चार्ज Q1 पर, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव नेचर का लगेगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है, जिस पर लगता है वो सफिक्स में पहले और जिसके कारण लगता है वो सफिक्स में बाद में, और इसके ऊपर वेक्टर। बात समझ आ गई क्या? इसी तरह से Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बेटा, वेक्टर F21। क्लियर हुआ? अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ये देखिए Q1 से हम Q2 की तरफ चले तो ये वेक्टर होगा R12। क्या होगा बेटा, जिधर से चलते हैं वो सफिक्स में पहले और जिधर पहुंचते हैं वो सफिक्स में बाद में। ठीक है? अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूनिट वेक्टर यदि मैं R12 का यूनिट वेक्टर लूंगा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, R12 वेक्टर की डायरेक्शन में ही लिया जाएगा। तो ये R12 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ आ गई बात? सिमिलरली यहाँ पर Q2 चार्ज से Q1 चार्ज तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे बेटा R21 वेक्टर। क्या कहेंगे? R21 वेक्टर। और जो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, R21 यूनिट वेक्टर। ये आपका आ जाएगा बेटा R21 कैप। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हुआ? ये डायग्राम आपका बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर ध्यान बनाए रखना बेटा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले समझिएगा सब, ठीक है? उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। यहां पर कंसीडर two charges, consider two charges Q1 and Q2 are situated at a distance small r as shown in figure। हमने मान लिया यहां पर कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है? लेट R1 वेक्टर क्या है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, यानी कि Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R1। R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर
ऑफ चार्ज, किसका पोजीशन वेक्टर है R2, Q2 चार्ज का, यानी Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ R2, R12 ये क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 with respect to charge Q1, with respect to charge Q1, ठीक है। तब यहाँ पर R12 वेक्टर को लिखा जाता है बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कुछ समझने की अच्छी बातें है बेटा, ध्यान से समझते जाइए बस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेक्टर R21 ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 with respect to चार्ज Q2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ बेटा किसके रेस्पेक्ट में, Q2 चार्ज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, समझ आ गई बात, ठीक है। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लिख सकता हूं क्या, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या है बेटा R12 वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का R12 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, यानी कि वेक्टर R21 इक्वल होता है माइनस का वेक्टर R1, क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद यहां से यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर R12, R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा R12 कैप, और ये आपका R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है। लेट यहां पर हमने मान लिया बेटा कि R12 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर इक्वल टू R, क्या मान लिया हमने, कह दिया कि इसको से कर लीजिएगा, से R12 इक्वल टू R2 और इक्वल टू R, यानी कि जो देख रहे हैं आप मैग्नीट्यूड जो है वो लगभग सबका R के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मान लेंगे R12 इक्वल टू R21 इक्वल टू R, क्लियर हुआ। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि R12 वेक्टर अपॉन में R, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी तरह से यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर R21, तो इसको हम R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड लिख सकते हैं, क्लियर हुआ यहां तक। इस यहां से आप क्या करोगे बेटा, इसको लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड से जो बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा R21 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन में इसको हमने क्या माना हुआ है R, समझ आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल दीजिएगा, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो दो चार्जेस दिए गए हैं वो Q1 और Q2 है, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा, उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। उसको बाद यहाँ पर हम जो है बेटा force exerted on charge Q1 by the charge Q2, यहाँ पर चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण वो आपका क्या है बेटा वेक्टर F12, वेक्टर F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड F, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा
R21 कैप, क्या होगा बेटा R21 कैप। ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऊपर की तरफ, इधर यूनिट वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में R21 कैप। समझ आ गई बात। तब यहां से F12 वेक्टर इक्वल टू, F की वैल्यू क्या है बेटा, F की वैल्यू देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर रख दो आप 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई R21 को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R। देखना ध्यान से, R21 वेक्टर को हमने जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या लिखा है, R21 का वेक्टर अपॉन R लिख दिया। यहां से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर F12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 और ये आपका Q1 Q2 अपॉन ये हो गया बेटा R3 मल्टीप्लाई R21 वेक्टर। ये समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2, इस बार आपको जो है चार्ज Q2 पर देखना है कि फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, बाय द चार्ज Q1। तब यहां पर कितना होगा बेटा, हम कह सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है R12। लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलिए आपको समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा बेटा, यहां पर क्या किया मैंने कि हम कह सकते हैं कि इधर भी F मल्टीप्लाई R12 का यूनिट वेक्टर, F21 नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर R12 ही तो है जो यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर F21 वेक्टर, F की वैल्यू 1/4πε0 और ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आपका R12 कैप का है बेटा, ये देखिएगा R12 कैप, इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर R12 अपॉन R। तो यहाँ पर वेक्टर R12 अपॉन में R, देयरफॉर F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R12 वेक्टर। ये बात भी समझ में आ गई क्या आपको। तो ये आपका यहाँ पर इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बट हमने ये पढ़ा बेटा कि वेक्टर R12 इक्वल है माइनस वेक्टर R21 के है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, माइनस का वेक्टर F21 के। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। क्योंकि यहां पर आप वैल्यू रखोगे R12 वेक्टर की जगह क्या माइनस का R21 और माइनस का R21 रखते हैं, ये वैल्यू आपकी किसकी है F12 वेक्टर की, तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहां से हम कह सकते हैं हेंस न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये कह सकते हैं हम इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना फोर्स इस पर आप लगा रहे हो उतना फोर्स ये बॉडी भी आपके ऊपर लगाती है, इसी को हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा बेटा। बहुत ही साफ साफ हैंड राइटिंग में सभी स्टूडेंट्स को नोट डाउन करें, कीजिए जल्दी से नोट डाउन।
बेटा फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई दूसरा है नहीं, बस कोई ढंग से एक बार पढ़ ले, ठीक है। इसलिए थोड़ी मेहनत ईमानदारी से करना, ठीक है। कीजिए नोट। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए ना बेटा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आप जो है मेरा ले लीजिएगा, और व्हाट्सएप करके भी आप जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया होगा सभी का कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे।